हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे उसको मैनेज करा जाता है फार्मर द्वारा, वो हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पहेली और बूजो दोनों अपने अंकल के घर गए हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल क्या हैं? एक फार्मर हैं। एक दिन क्या हुआ, दे सॉ सम टूल्स, उन्होंने कुछ टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिकल, सोवल, प्लाऊ एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने अंकल के फार्मर फील्ड में क्या देखे? ये सारे टूल्स उन्होंने देखे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। अब मुझे जानना चाहता है कि कहाँ पर और कैसे इन टूल्स का यूज़ होता है कल्टिवेशन में। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जैसे कि आपने पढ़ चुका है प्रीवियस क्लासेस में कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या होती है? ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन को मिला के, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो ये क्या होते हैं? अपना खाना नहीं बना सकते खुद। सो हम क्या करते हैं? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन अगर हम जानें कि सबसे पहले हमें फूड खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, यू ऑलरेडी नो दैट। तो हम पहले से जानते हो कि एनर्जी के लिए। एनर्जी किस लिए चाहिए? डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गन्स फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। एनर्जी, देखो फूड हम खाते हैं, उससे हमें मिलती है एनर्जी। उसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है वो काम करने के लिए, हमें पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे कि हमारे अंदर बॉडी की कौन सी फंक्शनैलिटी है, जैसे डाइजेशन हो रहा है हमारे फूड का, रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, एक्सक्रीशन में, इन सब में क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और बोथ। हमें क्या मिलता है? फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। हम सभी को फूड की ज़रूरत है, तो कैसे इतने सारे लोगों को हम अपनी कंट्री में फूड पहुंचा पाते हैं? उनकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल हो रही हैं? फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। अब पहली आंसर देती है कि फूड जो होता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह पे हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे, बहुत लार्ज स्केल पे क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है। In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब इतनी सारे पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रेगुलर बेसिस पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है उस फूड का, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है अच्छे से। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelters. अब 10,000 BC में क्या होता था? तब क्या लोग थे? आदि मानव थे। तब लोग क्या करते थे? एक जगह खाया, फिर दूसरी जगह चले गए, है ना? एक जगह खाया तो वहाँ का खाना ख़त्म हो गया, तो उसका दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह वहाँ पर जो भी फल फ्रूट्स हैं वो खाए, फिर किसी और जगह चले गए। तो मीन्स फूड की तलाश में वो इधर उधर रोमिंग करते रहते थे, इधर उधर घूमते ही रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे एट रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। वो क्या खाते थे? रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते मीन्स कच्चे कच्चे खा जाते थे। एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया फूड के लिए अपने। बाद में क्या हुआ? दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्होंने कल्टिवेशन सीखा, तो उन्होंने क्या कल्टिवेट करा? सबसे पहले राइस को प्रोड्यूस करा, वीट को प्रोड्यूस किया, और अदर फूड प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या करा? प्रोड्यूस करा। दस आर बॉर्न एग्रीकल्चर। तो वहाँ से क्या हुआ? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. अब क्रॉप की डिफाइन है, अगर सेम काइंड का प्लांट कल्टीवेट हो रहा है एक प्लेस पे लार्ज स्केल पे, तो उसी को हम क्रॉप कहते हैं। मीन्स सेम काइंड का प्लांट बहुत बड़े स्केल पे ग्रो करा जा रहा है,
तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट ऑफ वीट। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, क्रॉप ऑफ वीट कब कह सकते हैं, जैसे कि अगर एक पूरा खेत जो है वो क्या हो रहा है, पूरा वीट का ही है ना, बहुत लंबा खेत है, तो वो पूरा क्या है, वीट ही की वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, तो हम कह सकते हैं वो जो क्रॉप है वहाँ पर वीट की क्रॉप हो रही है, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सैरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जैसे कि हम जानते हैं क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, बहुत तरीके की भी होती हैं, सैरल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, बहुत सारी तरीके की वेराइटीज़ हैं हमारे पास। सो दे आर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे आर ग्रोन। अब इनको हमने कैसे बेसिस पे डिवाइड करा है, कौन से सीज़न पे ये उगती हैं उसके बेसिस पे हमने इनको क्या है क्लासीफाई करा है। कौन से सीज़न में कौन से सीज़न होता है हमारे पास, विंटर होता है, समर होता है, ऑटम होता है, बहुत सारे सीजन्स हैं हमारे पास, तो उनके बेसिस पे हमने क्या करा है, इनको क्लासीफाई करा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो स्टेट वाइज स्टेट ये क्या करता है, वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो जैसे आप जानते हो, अगर कहीं पर जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है तो वहाँ पर लोग भी अलग मिलते हैं, हमें अलग अलग लैंग्वेज भी होती हैं, तो वैसे ही अलग अलग वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन भी होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉप्स पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इस डाइवर्सिटी के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के होने के बावजूद दो ब्रॉड क्रॉप पैटर्न को हमने क्या करा है, आइडेंटिफाई करा है। कौन से हैं वो दो ब्रॉड क्रॉप पैटर्न, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो हमने क्या करा है, क्रॉप्स को जो है हमने दो हिस्सों में बांटा है, खारिफ और राबी। खारिफ क्रॉप क्या होती हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, उनको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। मीन्स जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं क्रॉप, जो सोन करी जाती हैं, जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं क्रॉप, उनको हम कहेंगे खारिफ क्रॉप। अब बारिश का सीज़न कब कब होता है, कौन से महीने में होता है इंडिया में, जून टू सितंबर। बस आपको यही याद रखना है, जो क्रॉप रेनी सीजन में उगाई जाती हैं वो होती है हमारी खारिफ क्रॉप, और रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर। एग्जाम्पल क्या होंगे खारिफ क्रॉप के, पैडी उगाई जाती है रेनी सीजन में, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब, कॉटन, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे खारिफ क्रॉप के। राबी क्रॉप क्या होती है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। क्रॉप्स जो कि उगाई जाती हैं विंटर सीजन में। अब यहाँ पर आ गया विंटर सीजन। जो राबी क्रॉप्स, वो क्रॉप्स होती हैं, वो क्रॉप्स उसके अंडर में आती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। विंटर सीजन कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक। इनको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। इनके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल हैं राबी क्रॉप के। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. Basic practices of crop production. Why paddy cannot be grown in winter season? अब भूजो यहाँ पूछ रहा है कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। जैसे कि हम जानते हैं पैडी क्या है, एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप कब उगती है, रेनी सीजन में उगती हैं। तो भूजो पूछा है कि इस पैडी क्रॉप को हम विंटर में क्यों नहीं उगा सकते। तो हम क्यों नहीं उगा सकते इसको, इसका क्या रीज़न होगा। अब देखो क्लासिफाई हमने सीज़न के अकॉर्डिंग करा है, तो जो क्रॉप रेनी सीजन में उग रही है उसका मतलब क्या है कि उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जिस क्रॉप को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हम रेनी सीजन में ही उगाएंगे। अगर हम उसको गर्मियों में उगा दें या फिर ठंडियों में उगा दें तो उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से वो प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं उगाते हैं अलग सीज़न में। जो क्रॉप है जिस सीज़न की पर्टिकुलर बनी है उसी में उगाते हैं। सो पहली यहाँ पर आंसर देती है पहली रिक्वेस्ट, पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन अ रेनी सीजन। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टिवेशन में क्या होता है, फार्मर जो होता है जब कल्टिवेशन करता है क्रॉप का, किसी भी क्रॉप का, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि पहले खेत को जोतना पड़ता है, फिर उसमें सीड लगाना पड़ता है, फिर उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्यूर टाइम टू टाइम देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है।
तो यही सब एक्टिविटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, और इसको क्या करनी पड़ती है, पीरियड ऑफ टाइम में करनी पड़ती है। कुछ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितने भी महीने में वो ये महीने जो अपने फील्ड में देता है वो उसको ये टाइम टू टाइम करना पड़ता है। You may find that these activities are similar to carry out by the gardener or even by when you grow ornaments plants in your house. तुम ये देखोगे ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो फार्मर करता है वो सिमिलर हैं जो आप अपने घर में, अगर आपके गार्डन है तो जो आप गार्डनिंग करते हो उसके, या फिर आपके घर में कुछ प्लांट्स लगे हैं तो वो सब में जो आप उनकी देखभाल करते हो जैसे वो करते हो वैसे ही वो सिमिलर है, बस फार्मर क्या करता है बड़े फील्ड में उसको करता है। These activities and tasks are referred to as agriculture practices. अब इन्हीं जो एक्टिविटीज़ हैं जो फार्मर करता है उन्हीं को नाम क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये 7 स्टेप आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सोइंग बीज को उगाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करना, इरिगेशन पानी लगाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन सबको हटाना, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ठीक है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं इस आने वाले पैराग्राफ्स में। सो 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले हमें सॉइल को जो है प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो क्रॉप को ग्रोथ करने लायक वो बन सके। One of the most important tasks in agriculture is to turn soil and lose it. तो यहाँ पर 2 वर्ड बहुत यूज हुए, turn and lose it, मीन्स सॉइल को टर्न करना और लूज़ करना। इसका मतलब टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना। तो सॉइल को हम क्या करते हैं, पलटते हैं। क्यों पलटते हैं, जैसे कि आपने जानते हो सॉइल की लेयर्स होती हैं बहुत सारी। सो टॉप सॉइल जो होती है वही होती है सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सो जब हम सॉइल को पलट देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, तो क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल होती है जो नीचे प्रेजेंट होती है, फ्यू सेंटीमीटर नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, कुछ सेंटीमीटर नीचे ही प्रेजेंट होती है, तो उसको जब हम पलट के ऊपर ले आते हैं, क्यों ऐसा करते हैं वो हम जानेंगे आगे। वैसे एंड लूज़ इट का मतलब सॉइल को मुलायम करते हैं, सॉइल को मुलायम करते हैं। मुलायम क्यों करते हैं ये भी हम जानेंगे आगे। बस ये 2 वर्ड का नाम बताना था कि टर्न करते हैं सॉइल को और उसको मुलायम करते हैं। This allow the roots to penetrate deep into the soil. So ये अलाउ क्या करता है, रूट्स को डीपली जाने के लिए सॉइल के अंदर। रूट्स जो है पेनिट्रेट करें मीन्स ज़्यादा नीचे तक जा पाएँ, आराम से जा पाएँ सॉइल के अंदर तक। The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. सो अगर रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक जा पाएँ और वहाँ भी सॉइल क्या कर सके, जो रूट क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रूट क्या करती है, रूट से भी प्लांट क्या करता है, ब्रीथ करता है, जो हम जान चुके हैं क्लास 7th में। तो उसके लिए क्या होता है, अगर ब्रीथ करता है तो उसके लिए एयर की ज़रूरत होगी। तो सॉइल में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, मीन्स पोर्स का मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे। तो ये पोर्स क्या करते हैं, यहाँ से हवा क्या है अंदर जा सकती है। अगर मिट्टी क्या होगी, बहुत सॉलिड होगी, तो वहाँ पर हवा क्या है अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल को पतला करते हैं, लूज़ करते हैं, मुलायम करते हैं, कि इसकी वजह से क्या हो कि हवा जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आराम से पास थ्रू कर सके सॉइल के अंदर, के रूट्स जो है प्लांट्स का वो क्या कर सके, वो हवा को क्या है ब्रीथ कर सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। ये सॉइल को लूज़ करना, मुलायम करना कैसे रूट के लिए बेनिफिशियल है, आसानी से सांस लेने के लिए, जो अभी मैंने आपको बता दिया। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दिस सॉइल। लूज सॉइल प्रिवेंट करती है, हेल्प करती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ को। ठीक है, तो अर्थवॉर्म माइक्रोब्स कहाँ पर होंगे ज़्यादा, जहाँ पर सॉइल जो है मुलायम होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं अर्थवॉर्म अगर आपने देखा हो तो वो क्या कैसे करता है बिहेव, वो पहले सॉइल के अंदर जाता है फिर बाहर आता है, सॉइल के अंदर जाता है बाहर आता है। तो ये भी क्या करता है, एक कल्टीवेशन का काम करता है। ये भी क्या कर रहा है, सॉइल को लूज़ कर रहा है। तो ये ऐसे कर, इसके मूवमेंट से ऐसा क्या हो रहा है कि देखो, जैसे प्लांट लगा है वो नीचे गया ऊपर आया, तो वहाँ से क्या बना, एक होल बन गया। तो वहाँ पर ये क्या कर सकता है, एयर जो है अंदर जाएगी और उससे पास थ्रू करेगी कि प्लांट जो है वहाँ से हवा ले सके। अदर माइक्रोब्स भी यहाँ पर पैदा होने लग जाते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स का मतलब प्रोवाइड करने का मतलब क्या, प्लांट वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा। सो दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट।
तो ये क्या है, ये सब ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थवॉर्म माइक्रोब्स, ये सब फार्मर के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये भी इसकी कल्टीवेशन में मदद करते हैं। और ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं और ऐड ह्यूमस, और ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। वाई डज द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूज? अब सॉइल को टर्न और लूज करने की क्या ज़रूरत है? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जैसे कि इसी केस में माइक्रोब्स मान लो, माइक्रोब्स होते हैं बहुत सारे, या फिर इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल कैसे होते हैं, जैसे कि कोई प्लांट जो है मर गया या फिर कोई एनिमल मर गया, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, डिकम्पोज होता है बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सब उस पर एक्ट करते हैं, उस डेड बॉडी पे, और उसको सड़ाना गलाना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं कि वो क्या है, सॉइल के अंदर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएं, ठीक है। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इस वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में वो उस बॉडी को सड़ाते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के, वो सब दोबारा कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो आप एक तरीके से देखो, पहले आप प्लांट्स को खाते हो और प्लांट्स फिर बाद में, मीन्स प्लांट से आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, फिर बाद में प्लांट आपसे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है पूरे। सो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप सॉइल इज टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, सो हम जानते हैं कि फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर ही टॉप सॉइल जो है वो फर्टाइल है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिशन। सो क्या होता है, टर्निंग करते हैं, जब हम सॉइल को टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या बोला था, कुछ नीचे जो फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, जिसके जो न्यूट्रिशियस रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है। तो वहाँ से वो क्या होता है, ऊपर आने से उसका क्या हो गया, प्लांट्स ईजीली वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है, तो इसलिए हम सॉइल को टर्न करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। अब इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया है, टर्निंग और लूजिंग ऑफ सॉइल को क्या नाम दे दिया गया है, टिलिंग और प्लगिंग। ये प्रोसेस के नाम है, सॉइल को टर्न करना, लूज करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। अब देखो इसको प्लाउ पहले देखते हैं, प्लाउ दिखता कैसा, आपने देख रखा है सबने। तो ये जो होता है, ये होता है प्लाउ, ठीक है। आपने देखा होगा ये बैल वैल के कंधे पे लगा देते हैं और इसको यहाँ से क्या करते हैं, कल्टीवेशन टूल है, ये कल्टीवेशन के काम आता है। तो प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन, ये आयरन या वुड से से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो प्लगिंग करने से पहले उस सॉइल को क्या गीला करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉइस्ट करना पड़ेगा कि प्लगिंग जो है आसानी से हो पाए। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्रैम्प्स। अब जो प्लग्ड फील्ड जो है, मीन जिसमें प्लग्ड हो चुका है, प्लाव की मदद से फार्मर ने उस खेत को जोत दिया है, तो जब वो खेत कल्टीवेट हो चुका है तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो है मिट्टी के डेले होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े मिट्टी के डेले जो होते हैं वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और ऊबड़ खाबड़ सी क्या हो जाती है, ज़मीन हो जाती है, फील्ड हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो बिग जो क्रैम्प्स बन गए हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े डेले बन गए हैं सॉइल में, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। उन बड़े बड़े मिट्टी के डेलों को हम क्या कह रहे हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। अब इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रैम्प्स। अब ये जो क्रैम्प्स बन गए हैं इन सबको ब्रेक करना ज़रूरी है, इन सबको तोड़ना ज़रूरी है ना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। अब देखो कल्टीवेशन अगर आपने कर दिया तो ऐसे तो नहीं मिट्टी के डेलों के साथ आप उस बीज को दबाओगे, नहीं, आपको क्या है, एक मुलायम मिट्टी चाहिए, बिल्कुल प्लेन मिट्टी चाहिए। तो ये जो क्रैम्प्स हैं, जो मिट्टी के डेल हैं, उनसे तो आप करोगे नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो फील्ड है, अब उसको प्लाउ तो आपने कर दिया, जो क्रैम्प्स बने, अब क्रैम्प्स को लेवल करना पड़ेगा, तो उसी को हम लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग बेनिफिशियल होती है सीड को सोइंग करने में, पानी लगाने में। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेबरर। अब सॉइल को लेवलिंग किससे करेंगे, लेबरर की मदद से।
लेबरर क्या होता है, अब देखो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक लट्ठा जो है वो बांधा जाता है। सो वो लट्ठा जो बंधा होता है ट्रैक्टर के पीछे, तो उसके ऊपर कोई एक आदमी खड़ा हो जाता है और ट्रैक्टर चलता है, तो वहाँ से वो क्या करता है, जो फील्ड है उसको बिल्कुल लेवल करता है। समटाइम तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस लट्ठे को ही हम क्या कहते हैं, लेवलर कहते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार टिलिंग क्या होती है, सॉइल को टर्न करना, लूज करना, उसी को टिलिंग कहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, टिलिंग से पहले टिलिंग क्या होती है, जैसे ये जो खेत को आप ये प्लाउ की मदद से कर रहे हो उसी को टिलिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो टिलिंग से पहले क्या करते हैं, हम सॉइल में मैन्योर ऐड कर देते हैं। मैन्योर ऐड करने से क्या होता है, जब हम टिलिंग करेंगे तो सॉइल के साथ वो मैन्योर भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्ट बिफोर सोइंग। सॉइल जो होती है मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए उसके अंदर बीज को उगाने से पहले। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एग्रीकल्चर के टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं यहाँ पर। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। सोइंग करने से पहले, बीज उगाने से पहले ज़रूरी होता है जो सॉइल के जो बड़े बड़े डेले हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े डेले हैं, जो क्रैम्प्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्रैम्प्स और क्रैम्प्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बेटर यील्ड के लिए, बेटर यील्ड का मतलब होता है बेटर फर्टिलिटी के लिए, बेटर सॉइल प्रोडक्ट, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बेटर प्रॉफिट के लिए, बहुत सारे मीनिंग होते हैं यील्ड का। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये क्या होता है, वेरियस टूल्स से, बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस इज़ प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर। ये 3 टूल्स हैं, अब इनके बारे में हम जानेंगे। प्लाउ क्या होता है, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स। प्लाउ जो है हमारा बहुत एशियन टाइम से यूज़ करा जा रहा है। फॉर किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए, टिलिंग के लिए, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए क्रॉप में, और रिमूव द वीड्स वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। देखो वीड्स क्या होते हैं, जैसे समझो, जैसे कि आपका जो खेती हो रही है, जैसे कि हो रही है वहाँ पर भिंडी की खेती हो रही है, ठीक है, और उसमें एक आम का पेड़ लगा है, आम का पेड़ उग रहा है वहाँ पर, मान लो, ठीक है। तो भिंडी की पेड़ों के साथ साथ आम का पेड़ वहाँ पर क्या उगना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आम का पेड़ जो है वीड है। वीड की डेफिनेशन भी यही है, अनवांटेड प्लांट्स। आगे इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अनवांटेड प्लांट है वहाँ पर, अब उसको हम हटाना पड़ता है उसको। अब उसको हम क्यों हटाते हैं वो हम उसी में, जब इसका टॉपिक आएगा इसमें जानेंगे। सो ये प्लाउ क्या काम करता है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के काम आता है, सॉइल को टर्न करने के काम आता है, सॉइल को पलटाने के काम आता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड। ये वुड से मिलके बना होता है, और इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। और इसको 2 पेयर ऑफ बुल्स का मतलब 2 बुल्स क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, और या फिर कोई अदर एनिमल भी खींच सकता है, जैसे कि हॉर्स और कैमल्स, इनसे भी कई जगहों पे प्लगिंग करी जाती है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। तो ये क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लाउशेयर कहते हैं। तो प्लाउशेयर देखो इस पार्ट को कहा जा रहा है, ठीक है, और इस जो बड़े वाला पार्ट है ये रॉड सा, इसको प्लाउ शाफ्ट कहा जा रहा है। और बीम किसको कहा जा रहा है, बीम जो कंधे पे जो ये जानवर के लगा है वो है हमारी, ये क्या है, बीम है, ठीक है। तो आपको बस ये डायग्राम देखना है, ये प्लाउ शाफ्ट है, ये प्लाउ शेयर है, ये हमारा बीम है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट, ठीक है। मेन पार्ट क्या है प्लाउ का, ये बड़ी सी जो लॉन्ग वुड की जो ये लॉग है जिसको हम प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है एक एंड पे। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम। अदर एंड किस पे अटैच होता है, बीम पे अटैच होता है। तो बीम भी हमने देख लिया। विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स, जिसको हम बीम को क्या करते हैं, बुल की नेक पे रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाउ। तो वन पेयर ऑफ बुल और मैन ईजिली खेत को क्या कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स खेत को दो बैल और एक आदमी मिलके खेत को कल्टीवेट कर सकते हैं।
द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इनसाइटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। सो जो पुराने जो वुडन के प्लग्स हैं अब उनको आयरन के प्लग्स अब आ चुके हैं नए नए, उनसे वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उनको। हो क्या होता है, हो भी एक सिंपल टूल है जो कि यूज़ होता है रिमूविंग वीड्स, वही काम है इसके भी, जैसे प्लाऊ के जो काम है वो इसके काम है। इसके डायग्राम भी देखेंगे हो का। हो एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। सॉइल को लूज करने के काम आता है, वीड्स को रिमूव करने के काम आता है, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड और आयरन। ये भी एक लॉन्ग रॉड होती है इसके पास भी, जो कि वुड या आयरन से मिलकर बनी होती है। एक अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। एक बहुत मजबूत बड़ी चौड़ी क्या होती है, बैंडेड मतलब मुड़ी हुई आयरन की प्लेट इसके आगे एक एंड पे फिक्स्ड होती है। कैसा दिखता है पहले ये देख लेते हैं। देख सकते हो ऐसे दिखता है ये, ठीक है। ये भी प्लाऊ की तरह दिखता है, आयरन का बना हुआ है। इसके आगे ये बैंडेड प्लेट है जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ट्रैक्टर में भी ला सकते हो या फिर इसको भी आप किस में ला सकते हो, बैलों के, दो बैलों के साथ। यहाँ पर ये भी देखो इसमें बीम है, इसमें वो बैलों के साथ भी लगा के इसमें कल्टीवेशन कर सकते हो। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये जो है ये ब्लेड की तरह एक काम करता है। विच इज़ पुल्ड बाय एनिमल, जो कि एनिमल के द्वारा भी खींचा जाता है। कल्टीवेटर, अब कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, अब जो अब आप खेती कर रहे हो, जो एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर वो उसमें ट्रैक्टर के साथ कर रहे हो तो वो कल्टीवेटर हो गया, ठीक है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर की वजह से क्या होता है, जो लेबर और टाइम का क्या होता है, सेव होता है। अगर आप जानवरों की वजह से चाहे प्लाऊ लो या फिर हो लो तो उसमें आपको जानवर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जानवर के साथ आप भी लगोगे और काम करोगे तो दिन पूरा निकल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा और मेहनत बहुत लगेगी, ठीक है। तो लेकिन ट्रैक्टर की मदद से क्या होता है, कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर की मदद से खेत को प्लग करना। तो वहाँ पर क्या होता है, लेबर का भी सेव होगा टाइम, लेबर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। सोइंग, अब आता है यहाँ पर सोइंग, बीज को बोना। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइंग। सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फॉर ए गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। अब सोइंग करने से पहले फार्मर क्या देखता है कि जो सीड है ये अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं, हेल्दी सीड है कि नहीं, कि जब ये उगे, जो प्लांट जो उससे उगे सीड से, वो अच्छा हो। फार्मर्स प्रिफर्ड टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। फार्मर प्रिफर इस सीड को करता है, किस सीड को यूज़ करता है, जो हाई ईल्ड का हो, जो उसको गुड क्वालिटी ऑफ जो है प्लांट जो है वो फ्रूट दे या जो भी वेजिटेबल है वो गुड क्वालिटी का दे, जिससे वो प्रॉफिट कमा सके और ज़्यादा। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड को फिर वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड को देखता है, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ सीड कैसे देखेंगे हम कि ये जो क्वालिटी है सीड की वो अच्छी है बुरी है। देखने से तो ऐसा थोड़ी है कि देखने से साफ़ सुथरा है तो साफ़ सुथरा है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। मैं पहली ने एक दिन देखा उसकी मम्मी ने क्या कर रही हैं, कुछ ग्राम सीड्स ले रही हैं वेसल में और पोर कर रही हैं उसमें कुछ वाटर, ठीक है। तो जो कुछ उन्होंने ग्राम सीड लिए उसके अंदर पानी डाला। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद वो उनमें से कुछ सीड्स स्टार्ट करने लगे फ्लोट ऑन टॉप। मीन्स अगर आप बीज लो या फिर कुछ भी सीड्स लो, उसके अंदर अगर आप पानी डाल दो एक बाउल के अंदर रख के, तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ सीड्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ सीड नीचे ही रहते हैं। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। पहली वंडर हुई कि कुछ सीड ऊपर क्यों आए, है ना, कुछ सीड ऊपर क्यों आए और कुछ सीड नीचे क्यों रहे। तो टेक अ ब्रेक एंड फिल हाफ ऑफ इट्स वाटर। अच्छा, आप अब ये एक्टिविटी कह रही है कि ये अगर आप खुद करो, ठीक है। आर दे सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अब देखो ये बोल रहे हैं कि क्या जो सीड थे
वो लाइटर थे या फिर हैवी थे, उनसे जो सिंक करके जो डूब गए सीड, उनसे जो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर सीड, क्या वो हल्के हैं, क्या वो भारी हैं, क्या हैं वो, वाई वुड दे बी लाइटर, और वो लाइटर हैं तो वो लाइटर क्यों हैं? डैमेज सीड, अब आंसर यहाँ से स्टार्ट है, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। अब जो डैमेज सीड होता है, जो ख़राब सीड है, वो क्या हो जाता है, अंदर से हॉलो हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। एंड आर दस लाइटर, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। सो देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसकी वजह से वो क्या करता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। तो ये बहुत गुड मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है फार्मर के लिए कि वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड को, हेल्दी सीड्स को अलग कर सके डैमेज सीड्स से। बिफोर सोइंग करने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। सोइंग करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है ये जानना कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं सोइंग के लिए। ठीक है, सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब क्या होता है, जो पुराने टाइम के टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। मॉडर्न टाइम के फिर जानेंगे कौन कौन से टूल्स हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स, पुराने टाइम पे कौन कौन से टूल्स यूज़ होते थे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप लाइक अ फनल। जो टूल्स हैं जो कि ट्रेडिशनली पहले यूज़ होते थे सीड को बोने के लिए, उनका शेप कैसे, एक फ़नल होता है। एक फ़नल मतलब आपने देखा होगा ऐसा दिखता है वो फ़नल, ऐसा जो है ये फ़नल कहते हैं इसे। तो यहाँ पर एक फ़नल लगा होता था। द सीड्स आर फिल इनटू द फनल, पासिस डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स विच शार्प एंड विद पाइप हैविंग शार्प एंड। तो क्या होता था, देखो ये फ़नल है, ये फ़नल के अंदर बीज डाल देते थे और यहाँ पर क्या है, ये फ़नल का यहाँ पर एंड है, शार्प एंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये खेत जब हो रहा है प्लग, तो यहाँ पर सीड जो है वो अंदर क्या है, सीड जो है बोए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर फनल की मदद से क्या करते थे, सीड को यहाँ पर बोते थे। सीड ड्रिल यहाँ पर है, ओके। हैविंग शार्प एंड दीज एंड पीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अच्छा, ये सीड को वहाँ पर सॉइल के अंदर प्लेस करने के काम आता है। ट्रेडिशनल मेथड है। अब क्या है, नाउअडेज क्या होता है, सीड ड्रिल का काम होता है। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब नाउअडेज मॉडर्न डे में क्या यूज़ होता है, सीड ड्रिल का काम होता है। सीड ड्रिल क्या होता है, नाम ही बता रहा है, सीड को ड्रिल करना, सीड को बोना। सीड ड्रिल यूज़ करा जाता है सोइंग करने के लिए, किसकी मदद से, ट्रैक्टर की मदद से चलता है। दिस सोन द सीड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता था, पढ़ा था 7th क्लास में मोशन वाले चैप्टर में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली क्या होता है, एक जैसा, जैसे कि आप सबकी जो यूनिफॉर्म है स्कूल की वो भी एक जैसी है ना, तो तभी उसका नाम यूनिफॉर्म है, मीन्स एक जैसे। सो ये सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल क्या करता है, सीड ड्रिल यूनिफॉर्मली सीड को क्या करता है, बोता है। यूनिफॉर्मली कैसे बोता है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें तो उसमें जो फनल था, अगर वो जिस हिसाब से बैल चल रहा है आगे, जिस हिसाब से वो सीड नीचे जा रहे हैं, तो कभी कभार उसका किसी जगह ज़्यादा सीड चले गए, किसी का 4 सीड चले गए, किसी जगह 1-2 सीड गए, किसी का एक सीड गया कुछ डेप्थ तक, कोई ऊपर ही रह गया, कोई ज़्यादा नीचे चले गया, है ना। और कोई क्या हुआ, किसी की जगह सीड गया ही नहीं, खाली जगह रह गई। ठीक है, तो ये होता था हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा हमारे सीड ड्रिल वाले, इसने क्या करा, ये जो सो करता है बीज को ट्रैक्टर की मदद से, है ना, ट्रैक्टर की मदद से चलता है, तो ये जो सो करता है बीज को, तो वो क्या करता है, यूनिफॉर्मली करता है, एक जैसे ही करता है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे करेगा, इक्वल डेप्थ पे करेगा। जो सीड है इक्वल डिस्टेंस पे करेगा और इक्वल डेप्थ पे करेगा, इक्वल गहराई पे करेगा और इक्वल डिस्टेंस पे। इट एनहेंस द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये और क्या काम करता है, देखो सीड ड्रिल और क्या करता है, बोने के बाद उसको ढाँक भी देता है, बोने के बाद ढाँक भी देता है। क्यों ढाँक देता है, क्योंकि दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स आती रहती है, जब सीड को जब बोते हैं तब ऊपर बर्ड्स भी घूमती रहती हैं, तो अगर सीड को हमने ऐसे ही रखा छोड़ दिया तो वहाँ पर जो ऊपर बर्ड्स हैं वो सीड को ले जाएंगी अपने, खा लेंगी फिर उसको। तो इसलिए उसको बचाने के लिए जैसे ही उसने बोया और उसने तुरंत उसको वहाँ से क्या कर दिया, बिल्कुल उसने बंद कर दिया। उसी मशीन नहीं, सीड ड्रिल नहीं, ठीक है, कोई इंसान नहीं, सीड ड्रिल नहीं। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूज अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर।
सोइंग करने, अगर सीड ड्रिल से अगर हम सीड को बोएंगे तो ये क्या करता है, सेव करता है टाइम और लेबर को भी। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कीप इन स्मॉल बैग्स, मैंने देखा कि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं स्मॉल बैग्स में रखे हुए हैं। वाई आर दे कीप लाइक दिस, वो ऐसे क्यों रखे जाते हैं। सीड्स ऑफ a few plants such as paddy are first grown in a nursery, कुछ सीड्स होते हैं प्लांट्स के, वो जैसे कि पैडी का एग्जांपल उन्होंने दिया है, वो नर्सरी में सबसे पहले उगाए जाते हैं। नर्सरी का मतलब है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा बिकते हैं, है ना, आप भी अपने घर पे कुछ ना कुछ प्लांट्स लाए होगे, तो नर्सरी उसी को कहते हैं। नर्सरी स्कूल नहीं, नर्सरी उसको कहते हैं। प्लांट्स को बेचने वाली जगह होती है, जो छोटे एरिया में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनको नर्सरी कहा जाता है। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. जब वो सीडलिंग हो जाते हैं, मतलब जब वो थोड़े से उगना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनको फील्ड में भेजा जाता है मैनुअली, मीन्स अपने हाथों से भेजा जाता है। मैनुअली का मतलब मैन जिसका मैन का इन्वॉल्व हो, तब उसमें क्या होता है, उसको तब फील्ड में भेजा जाता है उगने के लिए। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन अ नर्सरी, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। तो इसका पूरे का कहने का मतलब था नर्सरी का पैडी जो होती है, पैडी सबसे पहले नर्सरी में उगाई जाती है, तब जब वो थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है, सीडलिंग हो जाती है थोड़ी सी बड़ी, जब उसमें से फूल पत्तियाँ हल्की हल्की निकलने लग जाती हैं, तब उसको हम जाके फील्ड में उगाते हैं मैनुअली। सो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए ओवर क्राउड से बचाने के लिए सीड का, मीन्स सीड जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाने चाहिए कि वो एक दूसरे से मिक्स ना हो। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, दिस अलाउ plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. ये ज़रूरी होता है, ये क्या ज़रूरी होता है कि प्रॉपर उनको सफिशिएंट सनलाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और प्रॉपर वाटर मिले सॉइल से। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्मली कुछ काम होगा तो यूनिफॉर्मली सब चीज़ मिलेंगी, सनलाइट भी उनको अच्छे से मिलेगी, न्यूट्रिशन भी इक्वल मिलेगा क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं, और इक्वल वाटर भी, मतलब इक्वल वाटर का मतलब वाटर भी मिलेगा ही। ठीक है, एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और कुछ प्लांट्स को क्या करते हैं, रिमूव भी करते हैं ओवर क्राउडिंग को। एट अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव, हाँ मीन्स वीडिंग की बात हो रही है यहाँ पर, वीड्स को भी यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करा जाता है। जो प्लांट्स आपने देखोगे जहरीले प्लांट्स भी होते हैं जो कि उगाते हैं साइड में। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जो भिंडी का पेड़ है, भिंडी की जो क्रॉप उग रही है और उसके साथ अगर आम का कोई पेड़ उग रहा है उनके साथ साथ, तो वो भी एक वीड कहलाता है। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। वो सब्सटेंस जो कि हम ऐड करते हैं सॉइल में, क्यों ऐड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखो सब चीज़ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हो रही है। सो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए करेगा प्लांट। ठीक है, तो वही चीज़ है। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स आर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। अब देखो एक बूझो है, बूझे ने देखा कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप का फार्म देखा और अपने नेबर में देखा तो वहाँ पर भी एक फार्म था जो उसके जो पेड़ थे वो बहुत वीक से दिख रहे थे। तो ऐसा क्यों है, क्यों एक फील्ड में जो प्लांट है वो अच्छे हैं, एक फील्ड में उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट क्रॉप सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, सॉइल सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कुछ सर्टेन एरियाज़ में फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं एक ही फील्ड में। मीन्स क्या करते हैं, फसल उगाई, उगाते ही जा रहे हैं, उगाते हैं, एक काटी फिर उगा दी, एक काटी फिर उगा दी। तो इससे वजह से क्या होता है, जो सॉइल फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। मीन्स जो फील्ड है, उसको जो खेत है उसको कभी खाली छोड़ते ही नहीं है,
उसमें हमेशा क्या कोई ना कोई प्लांट उगाते रहते हैं। तो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो अब सोचो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। अब क्योंकि सब चीज़ क्या है, सब चीज़ वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स सब चीज़ में जो अमाउंट है, सब चीज़ लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है। तो सॉइल में भी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सब लिमिटेड होते हैं। तो जैसे ही फार्मर ने एक क्रॉप उगाया तो उसके जो न्यूट्रिशन थे सॉइल के, वो सब क्या हो गए, प्लांट ने ले लिए। और जो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो ऐड करते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी सॉइल की जो न्यूट्रिशन है उसको और बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे वो सब तो प्लांट्स ने ले लिए, है ना। सबका मतलब ऐसे नहीं पूरे ही खा गया, नहीं, बट जितने भी थे एडिशनल ज़्यादातर तो मैक्सिमम वो ले गया। और फार्मर अगर दोबारा फिर उस सॉइल में वो प्लांट उगाने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में जो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो सॉइल जो हो जाएगी उसमें कोई प्लांट उगने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं बचेंगे सॉइल के अंदर। सो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। तो अगर आप बार बार क्रॉप का प्रोडक्शन करते रहोगे एक ही सॉइल में, मीन्स उसको खाली नहीं छोड़ोगे, जिसकी 6 महीने करा और फसल काटने के बाद उसको 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए खाली छोड़ दो, है ना। तो उससे क्या होता है, क्रॉप अगर आप खाली नहीं छोड़ोगे, कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते रहोगे क्रॉप्स का, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल जो हो जाएगी बहुत पुअर हो जाएगी न्यूट्रिशन में। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिशन। तो इसी वजह से क्या करना पड़ता है, फार्मर क्या करता है, फार्मर मैन्योर को ऐड करता रहता है फील्ड में, ठीक है। मैन्योर को ऐड क्यों करता है, न्यूट्रिशन के लिए, कि सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नरिशिंग। इस प्रोसेस को नरिशिंग कहते हैं। नरिशमेंट करना, किसी को खाना खिलाने का कहते हैं नरिशिंग करना। तो वैसे सॉइल को क्या करता है, वो मैन्यूर और फर्टिलाइजर खिलाता है, डालता है कि वो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बने रहें। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट नरिशिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट नरिशिंग वीक प्लांट तब उस फील्ड में इसलिए होता है। तो जैसे बूझ ने पूछा था एक फील्ड में अच्छे प्लांट क्यों है, एक फील्ड में वीक प्लांट क्यों है, नरिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे जो फार्मर है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ही डिपेंड करता है उसके प्लांट ग्रोथ पे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हम ऑब्टेन होता है डिकम्पोजर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। अब डिकम्पोजिंग आपने सुना होगा, प्लांट और एनिमल का जो मर जाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल, उनका जो सड़ते हैं जब वो, तो जो ब्लैक क्रिएट होता है उसको सड़ने के बाद जो सॉइल के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट द्वारा। वो जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं, फार्मर्स डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब पिट्स हमने देखा था ना चैप्टर में, जहाँ पर जो प्लांट्स और जो प्लांट्स थे, जो कचरा कूड़ा था, छिलके विलके थे जो फ्रूट्स के, वो एक जगह हम गड्ढे में डालते थे और उसको सड़ने देते थे। अब थोड़े 1-2 बूंद पानी डाल दिया उसमें कि उसमें माइक्रोब्स एक्ट करें, तो उसको हम सड़ने देते थे। सड़ने क्यों देते थे, जब वो सड़न जो होगी, जो माइक्रोब्स की है, जो वहाँ पर जो बनेगा चीज़, अब वो जो होगा वो मैन्योर होगा, और वो हम अगर फील्ड में डालेंगे तो वहाँ पर वो क्या है, हमारी सॉइल को रिच कर देगा न्यूट्रिशन से। द डिकम्पोजेस इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय कुछ माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोजिशन करा जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इन यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6th। ओके, जैसे ये सब चीज़ों के बारे में आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, ठीक है। क्लास 7th में आप वैसे ही वर्मी कंपोस्ट हमने पढ़ा था, बहुत सारे ऑफ पिट्स के भी हमने देखे थे। तो उसमें आपने पढ़ा है कि कैसे कैसे ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं फार्मर्स द्वारा, और वो कैसे न्यूट्रिशन ऐड करते हैं सॉइल में। एक्टिविटी 1.2 अब देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या है, यहाँ पर 3 ग्लास लिए गए हैं, ABC उस पर नाम लिख दिया गया है। एक ग्लास में क्या करा गया है, एक ग्लास में C ग्लास में क्या है, वाटर बस डाला जाता है, ठीक है, बस वाटर डाला जाता है, इसमें ना कोई मैन्योर है ना फर्टिलाइजर है। क्लास A और B में क्या होता है, A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंक एंड मैन्योर। और इसमें क्या डाला जाता है, एक ग्लास में सिर्फ और सिर्फ मैन्योर डाला जाता है, और B ग्लास में क्या डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, बी ग्लास अमाउंट ऑफ मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, मीन्स यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जो कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनते हैं जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। सी ग्लास एडिंग वाटर, हाँ देख सकते हो 3 ग्लास हैं और तीनों में हमने एक सीड डाला, एक ही अमाउंट में हमने उसमें मिट्टी भरी है और पानी भी हम उसको सेम अमाउंट में देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं ए और बी को पानी नहीं देते, सब तीनों को, ए बी सी तीनों को हम पानी देते हैं, लेकिन इसमें बस हमने मैन्योर डाला है, इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और इसमें सिर्फ हमने कुछ नहीं डाला, इसमें बस हम पानी ही डालते हैं। तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद तो इसमें जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा आप उनकी ग्रोथ देख सकते हो, सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ, सब आपके सामने ही है, ठीक है। तो जिसमें बस वाटर डाल दे, कुछ मैन्योर फर्टिलाइज़र नहीं है उसकी ग्रोथ देखो, जिसमें मैन्योर है उसकी ग्रोथ देखो और जिसमें फर्टिलाइज़र है उसकी ग्रोथ देखो। सो डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट ने सबसे बेटर ग्रोथ दिखाई, तो फर्टिलाइज़र वाले ने सबसे बेटर ग्रोथ दिखाई। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, किसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्टर थी। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज़र के बारे में आप देखो, फर्टिलाइज़र में था तो इसलिए फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा रहे हैं। फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिच होता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब फर्टिलाइज़र मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल मीन्स ये ह्यूमंस क्रिएट करता है, ये मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरली क्रिएट होते हैं, नेचुरली कोई प्लांट मरा वो सड़ा गला ह्यूमस बना, वही हमारा क्या है यहाँ पर मैन्योर है। लेकिन जो फैक्ट्री में क्रिएट होता है फर्टिलाइज़र वो कहते हैं उसको फर्टिलाइज़र। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमीनो सल्फेट, सुपर सल्फेट और NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटैश। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है फर्टिलाइज़र के नाम हैं, तो जो कि यूज़ होते हैं हमारे कल्टीवेशन में, और ये क्या है फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, सिंपल सा मीन्स है केमिकल्स का इसमें यूज़ होता होगा। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइज़र का यूज़ करना क्रॉप की फार्मर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बेटर यील्ड के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप के लिए, जैसे कि वीट, पैडी और मेज़ के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। बट एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। अब देखो, अगर आप देखो केमिकल्स तो ही हैं, अगर केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर दोगे किसी भी चीज़ में तो सड़ेगी ही। तो वैसे ही फर्टिलाइज़र केमिकल्स से मिलके बने हैं, फैक्ट्रीज़ में बने हैं ह्यूमन के द्वारा, तो और एक ही पर्टिकुलर अमाउंट में वो रिच हैं। तो अगर आप उसको सॉइल में डालोगे ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव यूज़ करोगे इनका, एक्सेसिव बार बार यूज़ करते रहोगे फर्टिलाइज़र का, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल बहुत ज़्यादा लेस फर्टाइल हो जाएगी, सॉइल अपना न्यूट्रिशन खो देगी। फर्टिलाइज़र हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्टिलाइज़र सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी है। कैसे है, जैसे मान लो फर्टिलाइज़र अगर आप डालोगे फिर पानी इरिगेशन भी तो करोगे, इरिगेशन जब करोगे तो जो फर्टिलाइज़र हैं वो ग्राउंड के अंदर भी तो जाएंगे, तो वो ग्राउंड वाटर को भी तो पोल्यूट करेंगे, तो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में क्या है, केमिकल्स हैं, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। देयरफॉर in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure and leave the field uncultivated in between two crops। तो यहाँ पर क्या है, अगर सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ करें लेकिन कुछ अमाउंट में करें, ऑर्गेनिक मैटर का भी यूज़ करें, ठीक है, दोनों का मीन्स फर्टिलाइज़र मैन्योर दोनों का यूज़ करें हम, और क्रॉप फील्ड को हम क्या करें, कुछ महीनों के लिए खाली भी, अनकल्टिवेटेड भी छोड़ दें। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, वो और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बनी रहेगी, वरना वो अपनी न्यूट्रिशियस जो उसका न्यूट्रिशन है वो खो देगी और फिर वो कुछ भी उगा नहीं पाएगी। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, मैन्योर जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो वो सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है। सॉइल टेक्सचर का मतलब है सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है। ओके, टेक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, सॉइल का क्वालिटी बढ़ाता है, सॉइल का रंग रूप बढ़ाता है, वैसी भी चीज़ है। जैसे सॉइल बहुत तरीके की होती है ना, बहुत लोमी सॉइल होती हैं, बहुत सारी तरीके की सॉइल होती हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे। मैं लोमी सॉइल के बारे में, सॉइल के टाइप नहीं जानेंगे, लेकिन आगे जो टेक्सचर कैसे मीन कर रहा है इससे वो जानेंगे। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, अब देखो ये सब एडवांटेजेस हैं मैन्योर के।
मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिशन। रिप्लेनिश का मतलब होता है फुलफिल करना, सॉइल को न्यूट्रिशियस बना देता है, सॉइल को न्यूट्रिशन से फुलफिल कर देता है मैन्योर। तो मैन्योर के ये सब एडवांटेजेस हैं। मैन्योर क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल के अंदर वो बढ़ाता है, और रिप्लेनिश कर देता है न्यूट्रिशन को सॉइल में, मीन्स सॉइल में न्यूट्रिशन जो होता है वो फुल कर देता है। इसका मीनिंग ये है। Another matter of replenish the soil with nutrition is the crop rotation। एक और मेथड है सॉइल को रिप्लेनिश करना, न्यूट्रिशन से फुल करना उसको, सॉइल को न्यूट्रिशन से, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन दिस इज कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटिवली। अब क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक क्रॉप उगानी है फिर दूसरी टाइप की क्रॉप उगानी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन, ओके लिखा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोन्स क्रॉप्स अगर ग्रो हो रही हैं ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया यूज द ग्रोन लेगुमिनस एज फूडर इन वन सीजन and wheat in the next season. This help the replenish of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. अब देखो क्या लिखा है, नॉर्थ इंडिया के लोगों ने ये करा कि उन्होंने लेगुमिनस जो प्लांट हैं वो उगाने स्टार्ट करे एक सीज़न में, और वीट उगाए अगले सीज़न में। अब देखो मान लो एक मैंने क्रॉप उगाई जो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा लेती है, ठीक है, तो मान लो मैंने उगाया राइस, मान लो राइस उगा लिया, मान लेते हैं कि वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लेती है उसको उगने के लिए। तो जब मैंने वो प्लांट उगाया जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लेता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी जब मैं उसको कल्टिवेट कर लूँगा, है ना। तो अब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, अब उसको फुलफिल करने के लिए मैं नेक्स्ट जब उगाऊँगा जो भी क्रॉप, वो जो नेक्स्ट क्रॉप जो उगाऊँगा वो नाइट्रोजन जो है वो देने वाली होनी चाहिए, कि नाइट्रोजन उसमें क्या हो, सॉइल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, लेगुमिनस प्लांट्स उगाऊंगा। जैसे कि चैप्टर 1 में आपने 7th क्लास के पढ़ा था, राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो वही लेगुमिनस प्लांट्स हैं। लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि चने उगा, वो पीस उगा दिए मैंने, मटर जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं मटर उगाने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो वो मटर क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट में ही आती है। तो लेगुमिनस प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो अगर उसको मैं उगाऊंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन करेगा, नाइट्रोजन फॉर्म में करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि प्लांट यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो अगर राइस के बाद मैं यहाँ पर जो पल्सेस हैं या फिर लेगुमिनस प्लांट्स को उगाऊंगा, तो राइस बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेती है, और फिर मैंने उगा दिया कि नाइट्रोजन दोबारा आ जाए मेरी सॉइल में, तो मैंने वो प्लांट उगा दिया, उसके बाद मैं दोबारा राइस उगा सकता हूँ। तो ऐसी ऑल्टरनेटिव मेथड नॉर्थ इंडिया के लोगों ने निकाला, जो कि फार्मर एंकरेज कर रहे हैं, मीन्स फार्मर को हम एंकरेज करा जा रहा है कि आप भी ऐसा मेथड जो है अपनाओ। प्रीवियस क्लास, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ अलग अलग क्रॉप उगाते रहना। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। अब देखो वही चीज़ आएगी, राइजोबियम के बारे में आपने जाना है चैप्टर 1 में। राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ द रूट, रूट्स में प्रेजेंट होता है, ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स के नोड्स में, मीन्स लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में ये बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। कैसे करता है वो आपको पता ही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम के पास ये शक्ति होती है, पावरफुल शक्ति होती है कि वो कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में कर देता है और वो प्लांट को देता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर मैन्यूर में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैन ने बनाया है, मैन मेड है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइडीज। ओके, सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अपने आप बनता है डिकम्पोजर्स की मदद से। फर्टिलाइज़र प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज़ में,
मैन्योर प्रिपेयर होते हैं फील्ड में, और मैन्योर फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है? लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र रिच होते हैं कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब में रिच होते हैं, जो कि प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ये। मैन्योर रिलेटिवली कम रिच होते हैं, क्योंकि अब देखो ये केमिकल से बने हैं तो केमिकली तो सब डाल दिया, लेकिन मैन्योर ज़्यादा रिच होते हैं, मैन्योर लेस रिच होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मैन्योर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। अच्छा हाँ, ये फर्टिलाइज़र मैन्योर में डिफरेंस बता रही है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं फर्टिलाइज़र। क्यों माना जाता है? ये पॉइंट भी दे रखा है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है मैन्योर? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल के अंदर, मीन्स सॉइल वाटर को रोक के रख सकती है अपने पास, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। अब इस सॉइल को क्या करता है? पोरस करता है, मीन्स इसकी वजह से, पोरस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर छेद होना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो है आर पार हो पाए उससे आसानी, गैसेस जो है एक्सचेंज हो पाए, जिसकी वजह से रूट्स जो है वो आसानी से हवा ले पाएँ। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को, मीन्स जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, या सॉरी अर्थवॉर्म तो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रोब्स जो होते हैं जो माइक्रोब्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की क्वालिटी, रंग रूप, सब उसको इंक्रीज़ करता है मैन्योर। नेक्स्ट आते हैं इरिगेशन पे। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत होती है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पानी लगाना। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स रूट। वाटर जो होता है एब्जॉर्ब करा जाता है प्लांट्स रूट के द्वारा। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ रूट्स जो होते हैं मिनरल्स और फर्टिलाइज़र को भी क्या करते हैं? सोखते हैं, है ना। मिनरल और फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, वो कैसे जाते हैं? रूट के थ्रू जाते हैं, वाटर में घुल के। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स क्या कंटेन करते हैं? 90% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीड का जर्मिनेट होना, सीड का उगना तभी पॉसिबल है अगर वाटर प्रेजेंट हो। वाटर नहीं होगा, अगर ड्राई कंडीशन होगी सॉइल की, तो वो क्या होगा? सॉइल वो सीड जो है नहीं उग पाएगा। न्यूट्रिशंस डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिशंस डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिशन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, तो उसकी वजह से जब रूट हेयर्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी ले जाती है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट करेंट्स। वाटर क्या प्रोवाइड करता है? वाटर फ्रोस्ट, ठंडी और गर्म हवा, ठंडी और गर्मी से क्या करता है? बचाता है प्लांट को। कैसे बचाता है? जैसे कि आपने ट्रांसपिरेशन सुना होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर बाय द प्लांट, है ना। स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देता है एक्सेस वाटर को। तो जब वाटर जो प्लांट ने लिया है, नीचे से सोखा है उसने सॉइल से, तो वो क्या करता है? जब उसको गर्मी लगती है समर में, क्या करता है? तो वो रिमूव कर देता है पानी को, मीन्स इवेपोरेट कर देता है अपनी बॉडी से, जैसे ओके। तो उससे क्या होता है? तो हम जानते हैं एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन होती है तो उसकी वजह से उसको क्या? कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इस वजह से वो अपनी ठंडी गर्मी जो सिचुएशन है, वो वाटर उसको प्लांट को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। मेंटेन करना है सॉइल में मॉइस्चर को हेल्दी क्रॉप के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए, तो वाटरिंग करनी पड़ेगी आपको रेगुलरली, टाइम टू टाइम। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप को पानी देना, उसी को हम क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। टाइम और फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है क्रॉप टू क्रॉप, मीन्स किसी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, किसी प्लांट को कम पानी की ज़रूरत है, तो ये वेरी कर सकता है।
क्रॉप टू क्रॉप भी, सॉइल टू सॉइल भी एंड सीजन टू सीजन भी। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। समर में क्या होगा, वाटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी मीन्स बार आपको फ्रीक्वेंटली उसको पानी देना पड़ेगा सॉइल को कि उसमें वाटर बना रहे, क्योंकि वेपरेशन ज़्यादा होगा उसमें। वाई इज़ इट सो, क्यों होगा, क्योंकि गर्मी में वेपरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा। Could it be due to the increasing rate of evaporation of water from the soil and leaves? I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. अब भूजो कह रहा है कि मैं इस साल ध्यान दूंगा अपनी पानी देने में प्लांट्स को, क्योंकि लास्ट समर क्या हुआ था, मैंने प्लांट्स को कम पानी दिया था तो उसकी वजह से क्या हो गया था, वो सूख के मर गए थे। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्या क्या सोर्स हैं इरिगेशन के। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो यहाँ से हम पानी लेते हैं, तो ये सब सोर्सेज हुए हमारे वाटर आने के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड मीन्स पुराने क्या क्या मेथड हैं पानी देने के फील्ड में। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स for taking it to the fields. The water available in well, lakes and canals is lifted up by different methods. तो वाटर जो अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, उनको लेने का डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट रीजन्स में। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। कैटल्स भी यूज़ होते हैं, जो कैटल्स हैं, जो भी जानवर आपने पाल रखे हैं वो, और ह्यूमन लेबर भी यूज़ होता है पानी कुएं से निकालने में। सो दीज मेथड्स आर चीपर, ये मेथड चीप होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब ये कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जो आपको यही बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं जो बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस एफिशिएंट होते हैं, मीन्स ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। लेस एफिशिएंट का मतलब इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। मोट पुलिंग सिस्टम जिससे हम कहते हैं चैन पुल, ठीक है, मोट कहते हैं, MOAT मोट। ढेकली एंड राहत, लीवर सिस्टम। अच्छा, पंपिंग आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। वाटर को लिफ्ट करने के लिए पंप्स का हम यूज़ करते हैं। डीजल्स उसमें डालते हैं, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज टू रन द पंप्स। पंप्स को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब एक एक करके इन सब मेथड्स को हम देखते हैं क्या दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मैन है, मोट में क्या हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है, एक आदमी है कुएं से रस्सी डाल के मटके में पानी निकालता है और बाहर डालता है ना। तो ये हो गया हमारा मोट में। चेन पुल में क्या हो गया, यहाँ पर जो है चेन को पुल कर रहा है और यहाँ पर जो बाल्टी है वो क्या हो जा रही है, घूमे जा रही है, बार बार नीचे कुएं में जाती है, फिर ऊपर से पानी भर के आता है, फिर ऐसे लाइन वाइज लाइन यहाँ पर खेतों में पानी चले जाता है। ढेकली में क्या होता है, यहाँ पर एक लीवर है ना, यहाँ पर एक क्या डंडी है ना, डंडी में क्या कर दिया, यहाँ पर पत्थर बांध दिया है, तो इसको क्या करेगा आदमी, इसको नीचे डाल देगा और फिर छोड़ देगा, तो उसकी वजह से पत्थर जो है वो उसको बाल्टी को ऊपर दोबारा ले आएगा, तो फिर ये पानी डाल देगा अपने खेत में, ऐसे है। राहत में क्या होता है, यहाँ पर एक गाय से कराया जाएगा ये काम। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ बांध दी जाएंगी इस पर, और इसको कुएँ में, यहाँ पर ये पानी है यहाँ पर, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगी गाय, तो इसमें सिस्टम कैसा है, नीचे ये क्या है, ऐसे गोल होगा सिस्टम, और यहाँ पर एक ऐसा भी सिस्टम लगा होगा, और इसमें जो है ऐसे ऐसे जो है इसमें जो मशीन्स में होती है ना, वैसे वैसी लगी होंगी। तो ये जैसे मशीन ये घूमेगी तो ये वाला टकराएगा इससे, तो ये ऐसे ऐसे करके घूमेगी मशीन, और ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमेगी मशीन, तो इसकी वजह से ये जो होगा ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मशीन ऐसे घूमेगी गाय के द्वारा, तो गाय जैसे गोल गोल घूमेगी, तो अंदर यहाँ पर दो मशीन लग रही हैं, ठीक है, तो वो ऐसे घुमा रही हैं उसको। तो ये सब होते हैं इन सब स्टेप्स में। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, मॉडर्न मेथड क्या क्या है इरिगेशन करने के। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली
द मेन मैथड्स यूज एज फॉलोज। तो मैथड ऑफ इरीगेशन क्या है जो कि हेल्प करते हैं वाटर को सेव करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन जगहों के लिए जहाँ पर सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप are joined to the main pipes at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkle is very useful for अच्छा ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या करा जा रहा है यहाँ पर, एक स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है, मोटर से इसको कनेक्ट कर दिया है। मोटर क्या कर रही है, कुएं से पानी ला रही है और पानी किसमें दे रही है, यहाँ पर बहुत सारे नोजल्स लगा के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, टॉप एंड आर जॉइंट टू अ मेन पाइप रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर जब भी पानी चाहिए होता है मोटर चला देते हैं, तो ये जो क्या होता है, ये जो नोजल्स हैं यहाँ पर ये पानी देती हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्प्रिंकल कर देती हैं, जैसे आप फव्वारा देखा होगा आपने, वो चीज़ करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी की जो होती है, पानी सब जगह पहुँच जाता है ना, रेन ड्रॉप जैसे जैसे बारिश आती है ना वैसे पहुँच जाता है सब जगह। So water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, with the help, वो चीज़ लिखी है। It escape from the rotating nozzle and it get sprinkle on the crop। sprinkle होता है फव्वारा सा, sprinkle होता है बारिश जैसा, as it is like a raining, ठीक है। स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम का मतलब नाम से पता चला है, ड्रिप बाय ड्रिप। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाइप्स लगा देते हैं, यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर पाइप्स लगा देते हैं। तो पाइप्स क्या करता है, जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की ज़रूरत होती है, पानी चला दिया तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गीला करती रहती है मिट्टी को धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसकी वजह से क्या होता है, सफिशेंट वाटर भी पहुँच जाता है सबके पास, और क्या होता है, पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक watering fruits, plants, gardening and trees. Water is not wasted at all। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है, बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को वाटरिंग करने का, गार्डन को या ट्रीज़ को वाटरिंग करने का। इसमें पानी का कोई भी एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये बून है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन जगहों के लिए जहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल ऑफ वाटर इज़ पुअर मीन्स यहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब आता है हमारे यहाँ पर टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने प्लांट्स को। Bujan Paili went to a nearby wheat field and saw there some other plants in the field growing along with the wheat plants। अब क्या हुआ, बूजा पहली गए वीट प्लांट के अंदर, एक फील्ड में गए जहाँ पर वीट की खेती हो रही थी। उन्होंने देखा वहाँ पर कि वीट के साथ साथ कुछ और प्लांट्स हैं वो भी उग रहे हैं वहाँ पर। हैव दीज प्लांट्स बीइंग प्लांटेड पर्पसली। अब बूजा पूछता है क्या ये यहाँ पर प्लांट्स जो ये वीट के साथ लगाए हुए हैं तो क्या ये पर्पसली लगाए हुए हैं या फिर ऐसे उग गए हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो फील्ड में क्या होता है, बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, मीन्स जिनको हम उगाते नहीं हैं, फार्मर उगाता नहीं है, वो अपने आप नेचुरली उग गए हैं। तो उन्हीं प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीड को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrition, space and light। अब क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो मैंने आपसे पूछा था क्यों होता है। क्योंकि देख सकते हो आपको, अगर जो सॉइल है, जो वीट है, वीट की खेती हो रही है, वीट अलग है, वीड्स अलग है, ठीक है। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। वीट तो आप जानते हो खेती जो होती है। तो जैसे वीट नहीं बोल रहे तो मैं फिर कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी क्रॉप है, अगर वो उग रही है और उसके साथ कोई और क्रॉप भी, हमने दूसरा प्लांट है वो भी उग रहा है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, compete करेंगे। किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस भी लेंगे और लाइट के लिए भी, सनलाइट जो है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन जो है, जो प्लांट हम उगा रहे हैं पर्पसली, उसको मिलना चाहिए, वो भी लेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप की जो हेल्थ है उस पर असर भी आएगा, है ना। क्रॉप की ग्रोथ पे, क्रॉप के क्वांटिटी पे असर आएगा। तो इसलिए हम वीड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये अफेक्ट करते हैं वीड्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए। सम वीड्स इंटरफेयर even in the harvesting and may be poisonous from animals and human beings। कुछ weeds क्या होते हैं, even in harvesting and may be poisonous for animal, कुछ weeds होते हैं बहुत ज़्यादा poisonous भी हो सकते हैं animals के लिए भी, human beings के लिए भी। फार्मर अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, फार्मर अडोप्ट करते हैं, बहुत सारे अपनाते हैं, अडोप्ट का मतलब अपनाना। फार्मर बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने का, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब देखो टिलिंग के दौरान, टिलिंग अब भूल तो नहीं गए, टिलिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल को अलटना पलटना, टर्न एंड लूज करना। सो टिलिंग बिफोर टिलिंग sowing of crop help in uprooting and kill of weed which may then dried up and get mixed with the soil। अब टिलिंग करते वक्त क्या होता है, हम इनको, फार्मर इनको क्या कर सकता है, रिमूव कर देता है और इनको जड़ से उखाड़ देता है। तो इसके बाद ये मर जाते हैं, उसका सॉइल के अंदर दब के ये अपने आप न्यूट्रिशन जो होता है सॉइल को ही वापस दे देते हैं, मिक्स विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। अब सबसे बेस्ट टाइम कब होता है वीड्स को निकालने का, जब उसमें फ्लावर ना आए हो। अब देखो फ्लावर ही आ गए, मीन्स न्यूट्रिशन तो उसने ले ही चुका है पहले से ही, तो फ्लावर आ गए तो क्या फ़ायदा उसको निकालने का। तो फ्लावर आने से पहले जब उसको अगर निकाल दोगे तो वो बेस्ट टाइम है निकालने का। द मैनुअल रिमूवल इंक्रीज फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनुअली रिमूव करना, द मैनुअल रिमूव इंक्रीज फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड। मैनुअल रिमूव का मतलब होता है फिजिकली रिमूव करना, ठीक है। मैनुअली जो काम करना होता है वो फिजिकली काम करना। मैनुअली हम रिमूव करते हैं वीड्स को, और नहीं तो क्या। मैनुअल रिमूव ऑफ अपरूटिंग और कटिंग दैम ग्राउंड, ठीक है। किसकी मदद से करते हैं, खुरपी की मदद से, ठीक है। खुरपी आपने देखी, खुरपी की मदद से क्या करते हैं, हम जो वीड्स हैं उनको निकालते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी काम आता है, जो सीड बोने के काम आती है वो भी क्या करती है, वीड्स को रिमूव करती है, वो भी इस काम में आती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को हम कुछ सर्टेन केमिकल्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वीडीसाइड्स जिनको कहते हैं, जैसे कि केमिकल का नाम भी दे रखा है 2,4-D, ये वीडीसाइड है जो कि वीड्स को मारने के काम आती हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये क्या करते हैं, पानी में मिला के खेतों में छिड़की जाती है, जो कि वीड्स को मार देती है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करती है। वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड द फील्ड विद अ स्प्रेयर। स्प्रेयर की मदद से पानी में घोल के इसको डाल दिया जाता है। डू वीडिसाइड्स has only effect on person handling the weedicide sprayer। तो अब मुझे पूछ रहा है क्या ये वीडीसाइड स्प्रेयर जो है, जो ये फार्मर करता है, क्या उसको भी अफेक्ट करती है ये, क्योंकि वीड्स को मारती है तो इंसान की हेल्थ को भी तो असर करेगा। सो ऑलरेडी मैंशन, इसका आंसर भी हम यहाँ पर इस पैराग्राफ में है। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रेड during the vegetative growth of weeds during flowering and seeds formation। तो बोला फ्लावर वीड्स के फ्लावर आने से पहले उनमें छिड़का जाता है कि उनके जो स्प्रे करा जाता है कि वो ना उगें। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। अब देख सकते हो फीड्स एक जहरीली पदार्थ है, तो फार्मर की हेल्थ को भी क्या करता है, नुकसान करता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इस केमिकल को यूज़ करते हुए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ दीज केमिकल्स। उसको अपने मुंह और नाक को बांध के रखना चाहिए इन केमिकल्स को स्प्रे करते टाइम। देख सकते हो इसने बांध रखा है मुंह और नाक को। अब आते हैं हार्वेस्टिंग पे।
हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्रॉप का हार्वेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं? जब जो प्लांट होता है जब मैच्योर हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो उसको जब काटते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। पुल आउट करते हैं क्रॉप को और कट करते हैं। इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर ए सर्टेन क्रॉप टू मैच्योर। 3 से 4 महीने लग जाते हैं किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने में, बड़ा होने में। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिकल। सिकल इसको कहते हैं। तो ये जो है हार्वेस्टिंग जो है वो सिकल से करी जाती है। हाथों से मैनुअली अगर कर रहे हो तो फिजिकली वो सिकल से करी जाती है, और मशीन से भी करी जाती है, कॉल्ड हार्वेस्टर। उनको जो मशीन से करी जाती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं उन मशीन्स को। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टिंग में क्या होता है? हार्वेस्टिंग में ग्रेन सीड्स जो होता है वो सेपरेट करना ज़रूरी होता है फ्रॉम द शाफ्ट। अब इसका मतलब क्या है? शाफ्ट का मीन्स मान लो गेहूँ है, गेहूँ में जो ये सीड्स हैं, तो ये जो डंडी है, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इस डंडी को हम कहते हैं शाफ। शाफ कहते हैं। और जो बीज हैं उनको तो बीज ही कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन बीज को इस शाफ से अलग करना। तो इस शाफ को बीज से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये एक मशीन के द्वारा होता है जिसको हम कंबाइन कहते हैं। विच इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, जो कि एक जैसे ये कंबाइन है जो कि हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है। थ्रेशिंग वैसे मैनुअली भी हो सकता है, जैसे कि आप जो गेहूँ है, व्हीट है, उसके बहुत सारे डंडियाँ इकट्ठी करो और उसको एक जगह बांध दो और उसको एक ज़मीन में पटको। तो पटकने से क्या होगा? जो उसके सीड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और डंडियाँ आपके हाथ में रह जाएंगी, है ना। वो हाथों से भी होता है, तो मशीनों से भी होता है आजकल। अब आता है यहाँ पर विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में वैसे पढ़ रखा है। विनोइंग क्या होता है? आपने देखा होगा एक लेडी क्या करती है, जो गेहूँ होता है, जो सीड होते हैं, अब तो थ्रेशिंग हो गई है, अब जो सीड बचे हैं उनमें क्या है? धूल मिट्टी भी है, थोड़े बहुत बाल वाल भी हैं। तो हम क्या करते हैं? वो एक स्टूल पर खड़े होकर वो लेडी ऊपर से ग्रेन्स को नीचे फैलाती है। तो ग्रेन्स जो नीचे आते हैं उनके हवा की वजह से जो लाइट पार्टिकल्स हैं, जो बाल वाल हैं, जो मिट्टी है, वो उड़ के चली जाती है। तो ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साफ़ हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। विंड की मदद से हम इसको ग्रेन्स को साफ़ करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और विनोइंग की मशीन भी आती है, ये रही। स्टोरेज स्टोरेज ऑफ चलो पहले वाला पैराग्राफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स पढ़ लेते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो कि अलग अलग स्टेट्स में बनाए जाते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद, पानी लगाना, दिन रात जगना, वो सब करने के बाद हार्वेस्टिंग का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैंड विद ग्रेन्स फील्ड्स द हार्ट ऑफ फार्मर विल जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ओके, तो इतने महीनों की मशक्क़त के बाद जब हार्वेस्टिंग का दिन आता है तो फार्मर के लिए वो बहुत जॉय का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन्स हैव बोन फ्रूट्स एंड इट्स अ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लिटल। अब ये इतने सारी मशक्क़त के बाद जो अब दिन आते हैं हार्वेस्टिंग के, वो फार्मर की रिलैक्स करने का टाइम होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग इज़ दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हार्वेस्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा जॉय का समय होता है सभी लोगों के लिए। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट एंथुथियाज्म। बहुत ज़्यादा एंथुथियाज्म के साथ मैन और वुमेन सब लोग उसको मिलके सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सब लिए इंपॉर्टेंट है, खाना तो सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्बिया एंड बिहू। तो ये सब कुछ हार्वेस्टिंग सीजन के फेस्टिवल्स हैं जो कि बनाते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज का। अब जो ग्रेन्स फ्रेंड्स हो गए, सब हो गया हमारा, अब स्टोरेज की बारी आई। स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम
दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्ट इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रोब्स। अब हार्वेस्ट तो हमने कर लिया, अब उसको अगर आप बहुत दिनों के लिए अगर आपके पास रखना है, ऐसा तो नहीं है हार्वेस्ट करा तो पूरा आज ही खा जाओगे एक ही दिन में, नहीं। तो हार्वेस्ट कर लिया तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए हमें बचाना भी पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें उसको बचाना है तो हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और स्टोर करके रखना है तो उसको हमें मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर लग जाएगा, उसमें नमी लग जाएगी, पानी लग जाएगा उस ग्रेन्स में, तो क्या होगा, उसमें कीड़े मकोड़े उस पर एक्ट कर जाएंगे जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको सड़ाएंगे, या फिर इंसेक्ट खाएंगे उसको, रैट्स खा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग ग्रेन्स हैज़ मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पहले से ही प्रेजेंट होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर फ्रेशली जो हार्वेस्ट करा आपने ग्रेन्स को, अगर आप उसको ऐसे ही स्टोर कर लोगे ड्रम व्रम में अपने बिना सुखाए, विदाउट ड्राइंग, तो इट में गेट स्पॉइल, वो स्पॉइल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, और अटैक बाय दी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, वो उस पर एक्ट करेंगे और उसको सड़ा देंगे। मेक दैम अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ जर्मिनेशन, और उसको अनफिट बनाएंगे दोबारा उगाने के लिए भी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, स्टोर करने से पहले ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो स्टोर करने से पहले सबसे पहले उनको बहुत अच्छे से सुखाया जाता है सीड्स को। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरियाज एंड फंगाई। ये प्रिवेंट करता है उनको, इंसेक्ट से बचाता है, पेस्ट से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है और फंगाई से बचाता है। आई सॉ माई, पहली अब क्या कह रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट्स, आई वंडर वाई। अब पहली की जो मम्मी हैं वो क्या करती है, सूखी नीम की पत्तियां जो हैं वो अपने बीट ड्रम में डाल रही थी जहाँ पर उन्होंने बीट स्टोर कर रखा था। पहली जानना चाहती है क्यों। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो नीम वाला है वो आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो फार्मर्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में। आपने देखा होगा ये जूट बैग्स हैं, इन सब में यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फार्मर्स। और मेटालिक बिन्स का मतलब होता है लोहे के कनस्तर। आपने देखे होंगे, आपके घर में हो या ना हो पता नहीं, लेकिन लोहे के कनस्तर होते हैं बड़े बड़े, उनमें स्टोर करते हैं। या फिर मेटालिक बिन उनको भी कहते हैं, जो डस्टबिन होते हैं ना लोहे के, उनको भी मेटालिक बिन कहते हैं। हाउएवर, लेकिन इसमें मतलब ये नहीं डस्टबिन में स्टोर करते हैं, मीन्स उससे ही मैंने आपको बताया कि उसको भी मेटालिक बिन कहते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज। अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी तो ग्रेन्स लेती है, गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे ग्रेन्स लेती है ना, तो उनको स्टोर करने को उसको बड़ी जगह चाहिए, तो उस बड़ी जगह को क्या कहते हैं, साइलोज कहते हैं और ग्रेनियर्स कहते हैं। अब साइलोज कैसे दिखते हैं, तो ये देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े जो हैं ये साइलोज हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रेन्स भरे हुए हैं बहुत सारे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, इन सब से बचाने के लिए ये ऐसी जगहों पे रखे जाते हैं। और हम स्टोरी क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूचर यूज़ के लिए, मान लो कभी प्लांट के कुछ ऐसा हुआ है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नेचुरल क्राइसिस, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया प्रोडक्शन, तो वो बाद में काम आ सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम्स यूज़ करी जाती है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होम पे, जो अभी पहली की मम्मी कर रही थी। For storing large quantities of grains in a big godown, specific chemicals treated are required to protect from pest and microbes. अब ड्राइड नीम्स क्यों डाले थे, पेस्ट और माइक्रोब्स को बचाने के लिए। लेकिन बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो गोडाउंस होते हैं, उन सब में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का भी यूज़ करा जाता है पेस्ट और माइक्रोब्स ये सब से बचाने के लिए। अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर लास्ट क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से क्या क्या फूड हमें मिलता है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिला है मिल्क, कौन कौन देता है, काऊ देती है, बफेलो देती है, गोट, कैमल, ये सब देते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब जैसे कि हमने इस टेबल को भरोगे जब आप, तो आप जानोगे कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल भी हमें बहुत सारा फूड देते हैं। मैनी प्लांट्स लिव इन द coastal areas consuming fish as a major part of their diet. Many people जो हैं, जो कि रहते हैं कोस्टल एरिया के पास, कोस्टल एरियाज मीन्स नदियों के पास जो रहते हैं, वो फिश खाते हैं ज़्यादातर अपनी डाइट में।
मीन्स अपने खाने में वो ज़्यादातर फिश ही खाते हैं। इन द वेरियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में तुमने पढ़ रखा है फूड जो कि हमें ऑब्टेन होता है प्लांट से। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व द नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एंड एक्सेट्रा। तो आज हमने जाना उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है, नंबर ऑफ कितने सारे स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड। एनिमल्स जो कि वैसे ही नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, वैसे ही एनिमल्स रेयर्ड एट होम मीन्स रेयर्ड का मतलब होता है पालना, जो और इन अ फार्म्स हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। अब देखो जैसे कि फूड को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स से जो हम फूड लेते हैं तो एनिमल को हमें पालना भी पड़ेगा, रेयर भी करना पड़ेगा। तो एनिमल को हम अपने घर पे पालते हैं या फार्म्स में पालते हैं तो उनको भी हमें प्रॉपर फूड, डाइट, शेल्टर, ये सब केयर वेयर सब देनी पड़ती है। सो व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल, अगर यही चीज़ मीन्स एनिमल को पालना बहुत बड़े स्केल में हो रहा है तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल को पालना बड़ी स्केल में। तो यहाँ पर पहली बता रही है फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, फिश गुड होती है हेल्थ के लिए। विच गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिससे हमें जो क्या होता है ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी में विटामिन डी की कमी पूरी करता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।